देखिए बच्चों, एग्ज़ाम में ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि यंका द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग को समझाइए। तो चलिए आज हम इस प्रयोग को सीखते हैं। देखिए इस प्रयोग में क्या था, दो रेखा छिद्र S1 और S2 लिए गए थे, जिनसे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा गया था। ये पर्दा है और ये हमारे दो रेखा छिद्र है और इनसे कुछ दूरी पर एक प्रकाश स्रोत रखा गया था और उनके बीच में एक छोटा रेखा छिद्र S था। जब प्रकाश स्रोत S से कोई प्रकाश चलता था तो इस रेखा छिद्र से होता हुआ इन दोनों छोटे छोटे रेखा छिद्रों पर गिरता है, S1 और S2 पर। अब जब इन पर प्रकाश गिरता है तो ये भी द्वितीयक तरंगिकाओं को उत्सर्जन करते हैं हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। तो जब प्रकाश S1 पर गिरा तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर सीधी बिंदु P पर अध्यारोपित हो गई और ठीक इसी समय S2 से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर बिंदु P पर फोकस हो जाती है और यहाँ पर एक हमारी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाती है। बस इतना सिद्धांत है इसका। यहाँ से प्रकाश चला, बिंदु S1 और S2 पर आकर गिरा, यहाँ से तरंगिकाएं निकलकर बिंदु दोनों P पर टकरा गए और यहाँ पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके जो होते हैं केंद्र बिंदु से निकालते हुए हम बिंदु पर्दे पर बिंदु O ले लेते हैं, जहाँ पर हमारी केंद्रीय फ्रिंज बनती है। कुछ फ्रिंज यहाँ बनी है, हम तो एक फ्रिंज ले रहे हैं, काफी फ्रिंज बनी होगी, तो माना केंद्रीय फ्रिंज बिंदु O पर बनी और जो दीप्त फ्रिंज हमारी बनी है, इस केंद्रीय फ्रिंज से इसकी दूरी हम x मान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ से किरणें जब चलती है और बिंदु P पर अध्यारोपित होती है S1 और S2 से, तो इनके बीच में कुछ पथांतर आ जाता है। पथांतर मतलब यहाँ से S1 से P तक चलने में उसने कम दूरी तय करी और S2 से P तक चलने में ज़्यादा दूरी तय करी, यानी कि इनके बीच में जो पथांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पथांतर S2P माइनस S1P। देखिए समय तो समान लगा, दोनों में सेम कला में थी, मगर इनके बीच पथांतर उत्पन्न हो गया। वो कितना हो गया, देखिए हमने क्या करा, इस पर एक लंब गिरा दिया। अब लंब गिरा दिया तो हमने देखा ये दूरी और यहाँ से लेकर ये दूरी आपस में बराबर है, तो कितना पथांतर आया हमारा, S2A। तो बराबर कितना हो गया पथांतर, S2A। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, जिस समय यहाँ पर से किरणें चली S1 से बिंदु P पर पहुँची, ठीक उतने ही समय बिंदु S2 से निकलकर P पर पहुँच गई। मगर हम देखते हैं कि यहाँ से P तक पहुँचने में इसे कम समय समान लगा, मगर दूरी कम तय करी बिंदु S2 की तुलना में। तो कितनी दूरी तय करी, हमने S1 से क्या करा, एक लंब ले लिया S2P पर S1A, लंब आ गया ये। तो ये हम देखते हैं कि S2A ही अधिक दूरी तय करी थी बिंदु S2 से चलने वाले प्रकाश ने। तो हमने क्या लेंगे, ये क्या हो गया, इसका पथांतर हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए आपको, हम इस त्रिभुज को आसान करने के लिए अलग बना देता हूँ, S1 S2A। इस पर ध्यान दीजिए, S1 S2A, इनके बीच का कोण थीटा है, S1 और S2 के बीच की दूरी D है और पथांतर S2A है। और ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक रेखा खींची C से लेकर P तक, और ये हमने इस त्रिभुज को अलग बना के दिखा दिया। यहाँ पर CPO, देखिए C से लेकर O तक की दूरी D है और P से लेकर O तक की दूरी X है, यहाँ पर दी गई। हम देखते हैं त्रिभुज जो होता है हमारा ये S1 S2A, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा है, CPO। S1 S2A और CPO ये दोनों ही समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, पहले समरूप त्रिभुज को समझिए। देखिए जब भी किसी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाए या दो भुजा बराबर हो जाए तो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये देखिए थीटा कोण, ये भी थीटा कोण बराबर है। देखिए ये 90 डिग्री होता है क्योंकि इस पर हमने लंब गिराया तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन जाता है। तो दो कोण आपस में बराबर होगा, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, ये थीटा और ये थीटा, तो ये आपस में समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुजों का गुण होता है, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, S2A थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि लंब अपॉन 90 डिग्री के सामने की भुजा S1 S2। इस त्रिभुज में देखिए हमने S1 S2A में ध्यान दीजिए, हमने क्या करा, थीटा डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, S2A लिखा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा लिखी S1 S2 बराबर। ठीक इस तरीके से इसमें लिखेंगे, थीटा के सामने की भुजा क्या है,
ओ पी अपॉन 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है सी पी। अब समझ में आया आपको कि हम क्या बताना चाह रहे थे कि दो समरूप त्रिभुजों में जो उनकी भुजाओं का अनुपात होता है वो बिल्कुल समान होता है। जैसे हमने इन भुजाओं का अनुपात लिया कि थीटा के सामने की भुजा और 90 डिग्री के सामने की भुजा का अनुपात, ठीक अनुपात बराबर होगा थीटा के सामने की भुजा और 90 डिग्री के सामने की भुजा के बराबर में। अब हम ध्यान देते हैं ये जो दूरी है S1 S2 यानी कि S1 S2 ये हमारी सी ओ और सी पी के अनुपात में बहुत छोटी है, यानी कि बहुत संकीर्ण हमने ये रेखा छिद्र लिए हैं, बहुत पास पास है। तो हम यहाँ पर सी पी को क्या कर देते हैं सी ओ के बराबर लिख लेते हैं। तो इस हम क्या कर सकते हैं ओ पी अपॉन सी ओ। अब देखिए S1 S2 की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम S2A अपॉन S1 S2 की वैल्यू क्या है, S1 से S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्मॉल डी बराबर OP की वैल्यू कितनी है X और CO की वैल्यू कितनी है कैपिटल D। तो यहाँ से हम S2A की वैल्यू निकाल लेते हैं। S2A बराबर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। देखिए ये पथांतर है और हमने व्यतिकरण के में जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि किन्हीं अगर दीप्त फ्रिंज हमारी बन रही है तो उनके बीच जो पथांतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज बोलो इसको या संपोषी व्यतिकरण बोलो या कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस बोलो, इसके लिए पथांतर कितना होना चाहिए, पथांतर बराबर होना चाहिए n लैम्डा के, जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3। तो यहाँ पर ये पथांतर है, इसे हम इसके बराबर रख देंगे। S2A की वैल्यू क्या निकल कर जाती है हमारे यहाँ से S2A की वैल्यू आती है n लैम्डा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर किसका आ जाएगी n लैम्डा के। यहाँ पर देखिए x जो है वो केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु की दूरी है जहाँ पर हमारी दीप्त फ्रिंज बन रही है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर क्या आती है n, ये कैपिटल डी ऊपर पहुँच जाएगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये हमारी होती है केंद्रीय फ्रिंज से स्थिति। देखो कई बार क्या होता है सिर्फ आर्टिकल यहीं तक पूछता है कि किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो उसका आंसर हो जाएगा यहीं पर। मगर कभी कभी क्या होता है ये पूछ लेता है हमसे कि फ्रिंज चौड़ाई भी बताइए। फ्रिंज चौड़ाई बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगी केंद्रीय फ्रिंज निकल कर आ जाएगी हमारी ये वाली जो यहाँ पर बन रही है केंद्रीय फ्रिंज ओ पर। और अगर हम n बराबर 1 लगते हैं तो पहली फ्रिंज निकल कर आ जाएगी दीप्त, n बराबर 2 रख देते हैं दूसरी फ्रिंज निकल कर आ जाती है। तो हम क्या करते हैं फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई, कई बार क्या होता है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक पूछते हैं और फ्रिंज चौड़ाई को W से प्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, देखिए एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम, एम लिख दिया या एन लिख दिया, यानी कि nवीं फ्रिंज की स्थिति और n प्लस 1वीं फ्रिंज की स्थिति। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए फ्रिंज चौड़ाई जनरली कहते किसको है, अगर दो क्रमागत हमारी दीप्त फ्रिंजें बन रही है, माना कोई दीप्त फ्रिंज ये बन रही है, दूसरी दीप्त फ्रिंज है, ये तीसरी दीप्त फ्रिंज है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोल लेंगे फ्रिंज चौड़ाई बोल लेंगे। ये दो दीप्त फ्रिंजें बन जाती है हमारी, इनके बीच की दूरी क्या बोल लेंगे हम फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए पहले हम एक बड़ी वाली फ्रिंज निकाल लेते हैं और एक फिर उससे एक कम फ्रिंज निकाल लेते हैं, उनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा हमारी फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक्स एम प्लस 1 निकाल लेंगे, चूँकि हमने एक्स एम की वैल्यू क्या निकाल ली थी, देखिए अब यहाँ को देख लीजिए, इसको हमने निकाल ली थी एक्स बराबर क्या आता है, एक्स एन की वैल्यू थी एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर एक्स एम प्लस 1 रख देते हैं एन की जगह पर, तो एम वी फ्रिंज निकल जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ से एन की जगह एन प्लस 1, ये चाहे तो इसको एन भी चला सकते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे एक्स सेम ऐसे ही एम
डी लेमडा अपॉन डी। ये हमारी फ्रिंज चौड़ाई निकल कर जाएगी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m के अंदर गुणा हो जाएगी m डी लेमडा अपॉन डी। अब के इसकी प्लस, ये प्लस ये आ गया, 1 की इसमें गुणा होगी डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, माइनस ये लिखा हुआ पहले m डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। देखिए m डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी और ये सेम हो रहा है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से फ्रिंज चौड़ाई हमारी w बराबर किसके निकल कर आ जाएगी, डी लेमडा अपॉन डी। देखिए कहीं कहीं एग्जाम में यहाँ तक पूछ लेता है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये हमारा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया है। देखो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।